थाने के करीब आते ही उसकी चाल में धीमापन आ गया। तेज तेज चलने से मेवा का कसा हुआ ब्लाउज पसीने से तरबतर होकर गोलाइयों से चिपक गया था। सामने गेट पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला संतरी खड़ा था। उसकी कामुक नजरें मेवा के बदन से चिपके ब्लाउज पर फिसल रही थी। उसने सुलगती बीड़ी का गहरा कस भरा और धीरे धीरे चलता हुआ डरी सहमी मेवा के करीब आ गया। ये देख मेवा घबरा गई। उसकी काली चमकती आंखों में दहशत भर उठी थी। उसने कई जवान औरतों से सुना भी था कि पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं, फिर भी डरते हुए वह थाने तक आ गई थी। पुलिस वाले की प्यासी नजरें उसकी गदराई जवानी पर फिसल रही थी। यहाँ क्यों आई है, मुझे बता। वह वही चुपचाप खड़ी रही। अरे बोलती क्यों नहीं, गूंगी है क्या? सामने खड़े पुलिस वाले ने कड़कती आवाज में पूछा। किसी ने तंग किया है तुझको? बता मुझे। थानेदार साहब ऐसा नहीं है, मेवा ने कांपती आवाज में कहा। फिर रास्ते में अकेली देखकर किसी ने पकड़ लिया होगा। तू डर मत, मुझे साफ साफ बता दे, 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, मैं तो दूसरी फरियाद लेकर आई हूँ जी, मेवा सहज आवाज में बोली। पुलिस वाला भी जाल फेंक ही रहा था कि अंदर से असली थानेदार राम सिंह जीप स्टार्ट करके निकला। थानेदार राम सिंह जीप रोकते हुए बोला, अरे नफे सिंह, ये लड़की कौन है? साहब जी ये पैरे पर खड़ा संदरी कुछ बोलता उससे पहले ही मेवा ने कहा, साहब जी मैं हरिया की घरवाली हूँ, उसे पुलिस ने पकड़ रखा है हुजूर, मेरे हरिया को छोड़ दो, वह बेकसूर है। ओहो, तुम चरसंग गांजा और नकली नोटों की सप्लाई करने वाली हरिया की जोरू हो? हाँ साहब हाँ, कहते हुए मेवा की आंखों में चमक उभरी। थानेदार ने देखा कि मेवा के गोल गोल उबारों पर जवानी हिलोरे ले रही थी। चल अपनी झोपड़ी की तलाशी लेने दे, जरूर तुमने माल छिपा रखा होगा, चल बैठ गाड़ी में। थानेदार ने रौब जमाया। साहब जी अगर झोपड़ी से कुछ नहीं मिला तो मेरी हरिया को छोड़ देंगे? मेवा ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हाँ छोड़ देंगे, थानेदार ने तो कहा। वो मेवा गाड़ी में बैठ गई। संतरी ने मन ही मन थानेदार को गद्दी सी गाली दी और थानेदार राम सिंह ने अगले चौराहे पर ड्राइवर को उतार दिया। फिर वह अकेला ही मेवा को लेकर झोपड़ पट्टी की ओर चल दिया। दोपहरी में सभी अपनी अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। एक मामूली सी झोपड़ी के सामने जीप रुकी। थानेदार ने उतरकर साबरी झोपड़ी की तलाशी ली। वहां से कोई भी गलत चीज नहीं मिली। मेवा सोच रही थी कि अब थानेदार उसके हरिया को छोड़ देगा। वो हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। देख छोकरी, ये दुनिया कुछ ले देकर चलती है। तुम अगर अपनी हरिया को छुड़ाना चाहती हो तो इन पर से पर्दा उठा दो। राम सिंह का संकेत उसके कसे उबारों की तरफ था। मेरा हरिया घर आ जाएगा ना? मेवा गिड़गिड़ा उठी। हाँ हाँ जरूर आ जाएगा, कहते हुए राम सिंह आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद थानेदार अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ झोपड़ी से बाहर आया। जीप स्टार्ट की और चला गया। मेवा बेचारी लुट गई थी, मगर करती भी क्या, उसकी अपनी मजबूरी थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी, घर में कोई इलाज कराने वाला नहीं था। उसका बड़ा भाई जहरीली शराब पीने से मर गया था। छोटा भाई नशीली चीज़ें बेचने के जुर्म में जेल में था। घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। हरिया ने उसे बीवी बनाने के एवज में माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। माँ ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। मेवा ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि असल में हरिया क्या काम करता है। अब उसने सोच लिया था कि हरिया एक बार घर लौट आए तो उसे गलत काम करने से रोकेगी। आज जो कुछ हुआ मेवा से एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती थी। मेवा भूखी प्यासी पति को छुड़ाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, फिर भी थानेदार ने उसे मजबूर कर दिया था। मेवा अगली सुबह तड़के थाने के गेट पर पहुंच गई। उस समय पैर पर दूसरा संतरी खड़ा था। मेवा ने महसूस किया कि उसकी भी कामुक निगाह उसके उबारों पर फिसल रही है, लेकिन वह बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। उसने तो बड़े थानेदार से बात कर रखी थी, कल उसकी झोपड़ी में कैसे मेमिया रहा था। अरे रे कौन है तू, अंदर कहाँ भागी जा रही है? संतरी गुर्राते हुए आगे लपका। तब तक मेवा भागकर थानेदार के दफ्तर तक पहुंच गई थी। दफ्तर के बाद शोर सुनकर थानेदार बाहर आ गया। वह मेवा को पहचान तो गया था, फिर भी अनजाने बनते हुए दाड़ आ रहे, धूल सिंह ये औरत कौन है, इसे बाहर निकालो। मेवा ने थानेदार की दाढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करने लगी, साहब जी मेरे हरिया को छोड़ दो, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, माँ बीमार है, दूसरा कोई सहारा नहीं है, मुझ पर दया करो साहब जी, कल आपने कहा भी था। मेवा थानेदार के पैरों में झुक गई। अरे भैया शोर न करो, ये थाना है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, मेरे ऊपर भी अफसर है, थानेदार राम सिंह कहते हुए दफ्तर में घुसा। तभी फोन की घंटी गनगना उठी। हेलो थानेदार राम सिंह बोल रहा हूँ सर, क्या हरिया को सीबीआई के हवाले कर दूँ? कोई खास बात सर? थानेदार ने पूछा। वह तो हरिया के बारे में बात करना चाहता था, मगर वह तो पासा ही पलट गया था। राम सिंह, सीबीआई से सूचना मिली है कि हरिया माफिया सरगना इब्राहिम के गैंग से ताल्लुक रखता है। हरिया को छुड़ाने के थाने पर हमला भी हो सकता है। तुम्हारे पास जवान भी कम है, इसलिए फौरन हरिया को थाने से निकाल लाओ। दूसरी तरफ से सख्त आदेश था।
ठीक है सर, कहते हुए राम सिंह तेजी से दफ्तर से बाहर निकला तो मेवा एक बार फिर से गिड़गिड़ा उठी। शायद उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका हरिया छूट जाएगा। फोन पर बातचीत के दौरान उसे बार बार ये हरिया के नाम का जिक्र सुना था, साथ ही कल उसने साहब को खुश भी किया था। अरे दुल सिंह, उसे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दे, हम इसके बाप के नौकर थोड़े ही हैं। पहले तो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं, राम सिंह ने सामने खड़े सिपाही से कहा। नपे सिंह, जीप स्टार्ट करो, हरिया को सेंट्रल जेल ले जाना है, यहाँ तो हम भी मरवाएगा। कहते हुए राम सिंह 3 जवानों के साथ हवालात की तरफ बढ़ गया। रोती चिल्लाती मेवा को पहरेदार ने गेट से बाहर धक्का दे दिया। उसने मेवा को एक हाथ थप्पड़ मारकर चेतावनी दी, अगर ज्यादा हंगामा करेगी तो हरिया को उम्र कैद हो जाएगी। अगर चुपचाप चली जाएगी तो 4-5 दिन बाद हरिया अपने आप घर आ जाएगा, तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। बेचारी मेवा लूटी पीटी रोसत सिसकती हुई गेट से बाहर निकाल दी गई थी। पुलिस मददगार के बजाय दुश्मन बन गई थी। हरिया ने भी इसे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो मेवा को जिंदगी के सपने दिखाने और उसकी बीमारी माँ की जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत थी। मेवा को थानेदार और हरिया में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने उसे धोखा दिया था, दोनों ने उसकी जवानी को लूटा और गुम हो गए।